CH-101 ढाल। धीरम ने कहा, राम के कंधे पे जो गोली लगी थी, अब वहां से खून निकलने लगा था। राम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनसे इतनी बड़ी भूल हो कैसे गई। आखिर धीरम को उनकी चाल का पता कैसे चला। उनके हाथ से जो बंदूक छूटकर नीचे गिर गया था। इतने में एक और गोली चली जो सीधे जॉन के राइट पैर में जा लगा, जिसके लगते ही जॉन के मुंह से कराहने की आवाज निकली और वह लड़खड़ा गया। धीरम ये सब देखकर हंस रहा था, उसे राम के हालत पे हंसी आ रही थी। तो वही अंदर मेहिका सूर्यांश को अपने बाहों में कसे हुए थी। उसे लग रहा था कैसे वह उसे छोड़ेगी और वह उससे दूर हो जाएगा। मेहिका का चेहरा लाल था, उसकी आंखें लाल थी, दिल गोलियां की आवाज से डर की आगोश में सहमा जा रहा था। और वह पागल बस सूर्यांश को अपने बाहों में लिए सुकून तलाश रही थी। सूर्यांश के चेहरे ले ऑक्सीजन लगा हुआ था, हाथ में मिडल, जिससे उसके अंदर पानी और खून दोनों ही बोतल के सहारे भेजा जा रहा था। उसे इस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। माँ, देखो ना, पापा हमें छोड़कर जा रहे हैं माँ, आप उन्हें रोकती क्यों नहीं। सूर्यांश तड़पते हुए अपने पिता को सामने से जाए हुए देखकर कहता है। उसके दिल में अपने पिता को खो देने का डर जैसे घर कर गया था। सूर्यांश की माँ रोए जा रही थी और उसके सामने ही उसके डैड अपने कपड़े को जल्दी जल्दी में बैग में भरने में लगे हुए थे। पापा, आप हमें छोड़कर ना जाओ, आपके बिना मैं कैसे स्कूल जाऊंगा। पापा, कहाँ जा रहे हो। सूर्यांश दौड़ता हुआ अपने डैड के पैरों से लिप्ट रोने लगा। तो वही अपने पैरों में सूर्यांश के हाथ जकड़ते हुए देखकर उनके हाथ रुक जाते हैं और फिर वह अपने बेटे जो कि उसके पैर से लिपटा हुआ था, उसके सर को सहलाते हुए कहते हैं, इसे देखो, अब मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता, वो लोग आते ही होंगे। उसके डैड ने इतना कर सूर्यांश को खुद से अलग किया। बैग को पीठ पे लटका बाहर दरवाजे की तरह बढ़े ही थे कि उनके दरवाजे को खोलने वहां पहुंचने से पहले ही किसी ने दरवाजा पूरी ताकत से तोड़ दिया। सूर्यांश के डैड एकदम से घबरा गए और दौड़कर सूर्यांश के पास आकर उसे अपने गोद में उठा, अपनी बीवी के हाथ को मजबूती से पकड़ नीचे वाले दरवाजे की तरफ भागे। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। सूर्यांश के डैड दोनों को लेकर नीचे के रास्ते से निकल सुनसान रोड पे तेजी से भागने लगते हैं, क्योंकि उनकी कार उधर ही छूट गया था। दूसरी बात यह थी कि इस वक्त रात हो चली थी, इस वजह से उन्हें सुनसान रास्ता ही सही लगा था। सूर्यांश की मां की अब दौड़ते हुए सांसें चढ़ने लगी थी। तो वही सूर्यांश काफी छोटा था पर गोल मटोल था, जिस वजह से वह अपने पिता के गोद में लिपटा हुआ तो था, वो उनके गले में हाथ मजबूत से कसे हुए तो था, पर उसके पिता की सांसें चढ़ने लगी थी। तभी उसकी मां का पैर एकदम से लड़खड़ाता है और वे गिर जाती है। उनके गिरते ही सूर्यांश के पिता का हाथ छूट जाता है और एक तेज चीख आसपास गूंज उठती है। सूर्यांश के पिता जल्दी से अपनी वाइफ को उठाने की कोशिश करते हैं कि इतने में एक गोली उनके पैर पे आकर लगती है और वह चीखते हुए गिर पड़ते हैं। उसी के साथ सूर्यांश जोर से चीखता है, पापा, और सूर्यांश होश में आ जाता है। मेहिका हैरानी भरे आंखों से उसे देखती है। सूर्यांश अब आंखें खोल चुका था और तेज तेज सांसें ले रहा था। कपार से लेकर गले तक पसीने की बूंदें थी और शरीर कांप रहा था। सूर्यांश सपना देख रहा था। दूसरी तरफ अब राम के कंधा से काफी ज्यादा खून बह गया था, जिस वजह से उनकी आंखें भारी होती चली जा रही थी। पर इत्तेफाक कहे या जॉन का राम के प्रति ईमानदारी, पैर में गोली लगने के बावजूद भी वह अब तनकर धीरम मोंचा के सामने खड़ा था। जॉन के जज्बे और हिम्मत को देखकर धीरम इस बात मानने से खुद को रोक नहीं पाया कि राम के पास अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले लोग हैं जो अपने हैं। जॉन के हाथ अभी भी धीरम के ऊपर तने हुए थे। गोली पैर में, खून पैर से, दर्द पूरे शरीर में। फिर उसके हाथ ना ही कांप रहे थे और ना ही थोड़ा सा भी गन का पॉइंट धीरम मोंचा के ऊपर से इधर हुआ था। रस्सी जल गया, लेकिन अकड़ अभी भी है। मानना पड़ेगा तेरे को, तू तो बाप लेवल वाला हीरो निकला। पैर में गोली मारा फिर भी फौलाद बना खड़ा है। चल देखते हैं तेरे दूसरे पैर में जान है क्या, तेरे इस भारी भरकम जान उठाने की। धीरम बोला। धीरम ताजुब में था और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि राम भी। जॉन ने आज सही मायने में उनके साथ खड़ा था, जान की बाजी लगाकर। अब चाहे अगली गोली से उसके जान ही क्यों ना धीरम मोंचा निकाल ले, फिर भी जॉन पीछे नहीं हटने वाला था। धीरम ने अपना गन नीचे कर सिगरेट की डिब्बी से सिगरेट निकाल होंठों से दबा लिया और सामने देख सिगरेट को जलाते हुए बड़े ही अदब से हंसकर बोला, गन उठाओ साथियों, और मैं जैसे ही सिगरेट खत्म करूंगा तुम सन एक साथ सामने जितने भी होंगे सबको भून डालना। डू यू अंडरस्टैंड। उदाहरण, एस बॉस। धीरम के कहते ही एक साथ उसके आदमियों सांस रोक बोले और तैयार हो गए। तो वही सामने राम को घेर जॉन एक ढाल बनकर खड़ा हो गया। एक लंबी कास लगा। धीरम हंसा और फिर तेजी से एक एक कास कर लगाने लगा। जैसे जैसे सिगरेट खत्म होता जाता वैसे वैसे उसके आदमी गन को रिलोड करते जाते, जिसकी आवाज आसपास खटखट करते हुए गूंज रहा था। इधर धीरम ने जैसे ही लास्ट अंतिम कास भरते हुए आंखें छतो किया, तभी एक साथ कई गोलियां चलने लगी और सामने एक एक कर लोग कराहते हुए, चीखते हुए गिरने लगे। पूरा आसपास का जगह धुआं हो चुका था। धीरम अपने पास के धुएं को हाथ से हिला हिला कर हटाते हुए सामने देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि सामने के बड़ा सा लोहे का पट्टी दीवार बनकर खड़ा था। CH-102 डरना मना है। यस बॉस। धीरम के कहते ही एक साथ उसके आदमियों सांस रोक बोले और तैयार हो गए। तो वही सामने राम को घेर जॉन एक ढाल बनकर खड़ा हो गया। एक लंबी कास लगा। धीरम हंसा और फिर तेजी से एक एक कास कर लगाने लगा। जैसे जैसे सिगरेट खत्म होता जाता वैसे वैसे उसके आदमी गन को रिलोड करते जाते,
जिसकी आवाज आसपास खटखट करते हुए गूंज रहा था। इधर दिरम ने जैसे ही लास्ट अंतिम कास भरते हुए आंखें छतो किया, तभी एक साथ कई गोलियां चलने लगी और सामने एक एक कर लोग कराहते हुए, चीखते हुए गिरने लगे। पूरा आसपास का जगह धुआं धुआं हो चुका था। दिरम अपने पास के धुएं को हाथ से हिला हिला कर हटाते हुए सामने देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि सामने के बड़ा सा लोहे का पट्टी दीवार बनकर खड़ा था। ये बात तो तय है, दो दुश्मनों में अगर एक का किस्मत सही रहा तो दूसरे का खराब, लेकिन जब वही किस्मत हर खुद को ऐसे पलते जैसे नावेल का पन्ना हो तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ आप नहीं, आपके साथ आपकी किस्मत खेल रही है। वैसा ही कुछ इस वक्त सामने हो रहा था। अभी राम ने दूर अपने आदमी को तैनात किया, लेकिन इसकी खबर दिरम को लग गया। राम ने गोली चलने के लिए हवा में बंदूक भी चलाया, लेकिन उल्टा गोली उन्हीं को लगा। मने सबके उनके विरुद्ध हो रहा था। दिरम ने बाजी पलट दिया था। तभी उसने सिगरेट के कास को खत्म करते हुए गोलियों से राम को छल्ली छल्ली करना चाहा, पर अगले ही पल उसने देखी राम के सामने कोई ढाल बनकर खड़ा है। गोलियों को रोकती हुई दिरम के सामने एक बड़ा सा लोहे का पट्टी था, जिसके पीछे राम और जॉन छुपे हुए थे। दिरम का पारा हाई हुआ और उधर दीवार से खड़े लोहे के पीछे, जिसे पके हुए सूर्यांश और सिवा खड़े थे। दो पीछे राम और जॉन को देखते हुए कहते हैं, आप लोग ठीक है? उद्धरण। चिंता से भरा हुआ चेहरा, घबराहट था सूर्यांश के चेहरे पर, जिसे देख राम एनहा में सर हिलाया तो सूर्यांश जल्दी से अंदर जाने के लिए कहा। हालांकि राम जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जॉन उन्हें अंदर ले आया। अंदर आते ही राम जॉन से गुस्से में बोलते हैं, सूर्यांश अभी ठीक नहीं है, हमें उसकी हेल्प करनी होगी। उद्धरण। राम को परेशान होता देखकर जॉन उन्हें समझाते हुए बोला, सर आप शांत हो जाए, सिवा है, वो सदब संभाल लेगा, उसके लिए 100 तो बस मिट्टी के सामान है। जॉन ने जब कहा तब जाकर उन्हें सिवा का याद आया और तब वे थोड़ा शांत हुए। तभी जॉनसन अपने कुछ टीम के साथ आकर उनका और जॉन के गोली लगे जगह के इलाज में लग गए थे, क्योंकि दोनों के चेहरे पर इस वक्त दर्द उभरा हुआ दिखाई दे रहा था। शायद दोनों ही दर्द को कंट्रोल कर रहे थे, जिस वजह से उनके चेहरे पे पसीना था और चेहरा लाल दिखाई दे रहा था। इस वक्त बाहर सिचुएशन थोड़ी खराब थी। भले ही अंदर बैठे दो लोग सिवा के बारे में जानते थे कि आखिर वह है कौन, लेकिन बाहर खड़ा सूर्यांश यह नहीं जानता था। इस वक्त तो वह खुद को देख रहा था। उसकी हालत पतली हो चुकी थी, दवाइयों का साफ असर उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा था, आंखें लाल थी। अब ये गुस्से में था कि क्या ये वही जाने, पर हाथ कांप रहे थे। दरअसल वह होश में आते ही पहले राम को ढूंढने लगा था, जबकि मेहिका उसे रोक रही थी, लेकिन वह माना नहीं और जब जैसे तैसे करके बाहर आया, तब उसे हाल में परेशान हो घूमता हुआ सिवा दिखाई दिया। जब सूर्यांश को इस वक्त अभी का सिचुएशन मालूम पड़ा, तब वह खुद को रोक नहीं पाया। वैसे भी सिवा भी इस वक्त शांत नहीं रहना चाहता, उसे तो जबरदस्ती जॉन ने रोक रखा था। सूर्यांश को देख उसे एक उम्मीद मिल गई थी। दो सामने खड़े सैकड़ों लोगों को देख रहे थे, हाथ में कोई गन था, बस था तो एक लोहे का बड़ा सा पट्टी, जिसके पीछे छिपे हुए थे दोनों। सिवा को ध्यान रखना था कि सूर्यांश को उसके बारे में कुछ पता ना चल सके। गन चलानी आती है सिवा तुझे? देख तेरे पैर के पास गन पड़ी है, उसे उठा और लड़। सूर्यांश को अचानक से सिवा के पैरों के पास गन दिखाई दिया था। ये वही गन है जब राम के कंधे में गोली लगी थी और उनके हाथ से गन छूटकर नीचे गिर था। सिवा जल्दी से गन उठा लिया और सूर्यांश की ओर करते हुए कहा, मुझे नहीं आता चलाने, तू ही चला। सूर्यांश हैरान होकर गन को देखने लगा। मां ऐसा नहीं है उसे चलाना नहीं आता, लेकिन इस वक्त वह गन चलाने के हालत में नहीं था, क्योंकि वह अभी अभी होश में था, साथ में कमजोर था। अगर गन चलाता तो उसके झटके से उसे काफी नुकसान हो सकता था। सूर्यांश चिढ़ते हुए बोला, मैं अभी सी हालत में नहीं हूं कि गन चल सकूं, तू ही चला जल्द कर, वरना वो सब आगे आ जाएंगे। ये सुनते ही शिव ने गन पे पकड़ मजबूत कर लिए, चेहरे दूसरी तरफ कर डेविल स्माइल दिया और फिर सूर्यांश को देखकर मासूम बनते हुए बोला, ठीक है, तू बोल रहा है तो चल लेता हूँ, लेकिन कुछ हुआ तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं। उद्धरण। सिवा जानता था और उसे खुद पर यकीन था, वह कुछ नहीं होने देगा किसी को भी, लेकिन इस वक्त वह सूर्यांश से अपनी आइडेंटिटी छुपाने में लगा हुआ था। सूर्यांश चिढ़ते हुए मां भराया और उसे गुस्से में देखा तो सिवा सकबका गया, क्या इस वक्त बहस करने का टाइम है? सिवा ने गन को देखते हुए, सामने दके तो 100 से भी ज्यादा गुंडे खड़े थे, उन्हें देखता ही उसके हाथ कांपने लगे। क्या कर रहा है? खुद भी डर रहा है और मुझे भी डरा रहा है। इस वक्त सूर्यांश को उसके ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। सिवा सामने डरते हुए गन करता है और चलाने लग जाता है। सूर्यांश सामने ही देख रहा था, सिवा के हाथ कंप रहे थे, फिर भी सिवे ने 15 गोलियां चलाई और 15 के 15 किसी ना किसी को जाकर लगा। सूर्यांश हैरान था, उसने आज से पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। ये क्या था उसे खुद नहीं पता। हाथ कांप रहे हैं, फिर भी गोलियां सटीक निशाने पे कैसे अनबेलेबल। 15 के मरते ही धीरम अब कार नीचे नीचे आ उतरा था, पर अब वह कुछ कर पाता, तभी उसे एक साथ कई गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें सुनाई देने लग जाती है। जॉन ने अंडरवर्ल्ड से काफी लोग मंगा लिए थे, बस फोन करके। दिरम अभी तरफ इतनी सारी गाड़ियों को आता देखकर गुस्से में कार एक बोनट पे जोरदार पंच दे मारता है। क्यों 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 हर बार ये बच जा रहा है मुझसे? इस बार भी राम उसके हाथ से निकल गए थे और वह हाथ ही बस मलता रह गया था। उन सारी कारों के आने से पहले दिरम वहां से निकल लेता है, ये बोलकर कि वह फिर आएगा। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, जब तक हम में से कोई एक नहीं मरता तब तक वह शांत चैन से नहीं बैठने वाला था। उसे खून चाहिए। एक एक कर दिरम और उसके आदमी भाग खड़े हुए, क्योंकि अब किसी में भी सामने से आ रहे अंडरवर्ल्ड के लोगों से लड़ने को हिम्मत नहीं थी। वे सब पागल है।
उन सब के जाते ही सूर्यांश जरा शांत हुआ और एक लंबी सांस लेकर कब लोहे के पट्टी को नीचे फेंक तो सामने खड़े कुछ पहलवान जैसे लोग, जिनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, सबके सब उसके ऊपर बंदूक ताने खड़े थे। सूर्यांश चौंक जाता है और सिवा के भावे तन जाती है, क्योंकि वह सामने खड़े लोगों को अच्छे से पहचान सकता था, अंडरवर्ल्ड के लोगों को वह अच्छे से पहचानता था, पर उन्होंने उसी के ऊपर बंदूक ताना, ये उसे हैरान कर देने वाला था। CH-103 8 घंटे बाद बोलकर कि वह फिर आएगा, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, जब तक हम में से कोई एक नहीं मरता तब तक वह शांत चैन से नहीं बैठने वाला था। उसे खून चाहिए। एक एक कर दीरम और उसके आदमी भाग खड़े हुए, क्योंकि अब किसी में भी सामने से आ रहे अंडरवर्ल्ड के लोगों से लड़ने को हिम्मत नहीं थी, वे सब पागल है। उन सब के जाते ही सूर्यांश जरा शांत हुआ और एक लंबी सांस लेकर कब लोहे के पट्टी को नीचे फेंक तो सामने खड़े कुछ पहलवान जैसे लोग, जिनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, सबके सब उसके ऊपर बंदूक ताने खड़े थे। सूर्यांश चौंक जाता है और सिवा के भावे तन जाती है, क्योंकि वह सामने खड़े लोगों को अच्छे से पहचान सकता था, अंडरवर्ल्ड के लोगों को वह अच्छे से पहचानता था, पर उन्होंने उसी के ऊपर बंदूक ताना, ये उसे हैरान कर देने वाला था। करीब 8 घंटे बाद धवित का ऑफिस, जहां शनि उसके साथ में था और दोनों के सामने खड़ा था मोदित, जिसे थोड़ी देर पहले ही धवित ने बुला लिया था, या यूं कहे जबरदस्ती उसे आना पड़ा था। धवित, हमारा रिश्ता तभी खत्म हो गया था जब मेरा दोस्त सूर्यांश मरा था। उद्धरण, हान, मैं जानता हूँ, और वैसे भी तेरे जैसे फटीचे को एक फटीचे ही अपना दोस्त बना सकता है। धवित ने तंज कसा तो मोदित के गुस्से में भावे तन से गए। फटीचर कहने से पहले सोच लिया करो धवित, तुम भी मेरे दोस्त के होने तक फटीचर ही थे। अगर मेरा दोस्त होता तो तुम्हारी औकात और हेकड़ी सब अपने जूते के नीचे रखता, और ये मत भूलो कि मेरे दोस्त को मारकर ये सारी जायदाद तुम हड़प लोगे। मैं अच्छे से जानता हूं कि मेरे दोस्त ऐसे ही गायब नहीं हुआ, ऐसे ही नहीं मरा, बल्कि तुमने मारा है मेरे दोस्त को, और मैं ये बात भूलने वाला नहीं हूं और तुझे भूलने दूंगा। कहते कहते मोदित का सांस और गुस्सा दोनों ही चढ़ गया था, अब वह जोर जोर से सांस ले रहा था। आज वह अपना पूरा भड़ास निकाल रहा था, धवित के ऊपर कितने दिन से जो उसके मन में दबा हुआ था, आज उसे अपने शब्दों के जरिए बयां कर रहा था। अगर हाथ में होता तो वह धवित को इसी वक्त मार मार कर अधमरा बना देता, लेकिन धवित ने ये सच ही कहा था कि आज फटीचर है, अमीर दोस्त था पर वह गरीब है, अमीरी दोस्तों के पास थी पर वह अकेला रहा, बचपन से बिन माँ बाप के रहने वाला लड़का जिसे उसके दोस्तों ने सहारा दिया था, आज वही दोस्त उसके पास नहीं था, आज अपने ही दोस्त को वह इंसाफ नहीं दिला पा रहा था। जुबान खुलने लगा तेरा, हान, कहीं तेरे पर वर तो नहीं निकल आए। धवित तंज कसते हुई बोला और फिर एकदम से गुस्से में आकर दांत पीसते हुए आगे कहा, तो ऐसा है बेटा, खुद को, अपनी जुबान और अपने पर अपने जेब में रख, नहीं तो जैसे तेरा दोस्त गायब हुआ ना, वैसे ही तुझे गायब कर दूंगा। और हाँ, तुझे जो करना है ना, जो उखाड़ना है ना, उखाड़ लियो, मैं यही हूँ। अब आते हैं असल मुद्दे पे। मेरी बात सुन और जितना पूछा जाए उतने का जवाब दे, समझा? उससे ज्यादा एक भी शब्द तेरे मुंह से निकले तो मैं भूल जाऊंगा कि तू कभी मेरे हरामखोर भाई का दोस्त भी था, धवित ने कहा। धवित को इस वक्त मोदित पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वह तो उसे यही मारा देना चाहता था, लेकिन चुप था, क्योंकि शनि के प्लान के अनुसार अभी मोदित का जिंदा रहना जरूरी है। वरना धवित अच्छे से जानता था कि मोदित के पास उसके दोस्तों के अलावा और कोई नहीं है। मोदित बस अपने गुस्से का गुट पी कर रह गया था। तभी शनि, जो कब से शांत था, वह उससे सवाल करता है, हम जानते हैं कि तुम हम पे विश्वास नहीं करने, अगर हम कहे कि हमने तुम्हारे दोस्त को नहीं मारा तो तुम मानोगे नहीं, और हम इसमें कोई सफाई भी नहीं देना चाहते। देखो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक है जो हमारा दुश्मन बनना चाहता है, जिसे तुम अच्छे जानते हैं। इनफैक्ट ही इज योर फ्रेंड। तो बस बता दो कि तुम उसके बारे में क्या क्या जानते हो, मतलब कि उससे रिलेटेड जो भी, वह सब जानना है मुझे, शनि ने कहा। तो मोदित उससे आंखें छोटी कर घूरते लगा। तुम क्या कहना चाहते हो, सीधे सीधे जवाब दो, ये घुमाने की जरूरत नहीं है, मोदित झल्लाते हुए गुस्से में बोला। तभी शनि एक गहरी स्माइल लिए उठ खड़ा होता है और मोदित के पास उसके गले पे अपना हाथ डाल बेफिक्री से कहता है, सूर्या सिंघानिया, इसे के बारे में मुझे जानना है। तुम जानते जो ना उससे दोस्त है तुम्हारा, तो बताओ मुझे सब कुछ। कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, और क्या वह इस कंपनी में किसी मकसद से आया है। शनि ये कह रहा था, तभी मोदित उसके आंखों में देखते हुए अपने कंधे से उसके हाथ को हटा, उसी के अंदाज में बेफिक्री से कहता है, मैं किसी सूर्या को नहीं जानता, मेरा कोई दोस्त नहीं है, समझे तुम। जो था तुम सब ने मिलकर उसे मार दिया। और हान, आइंदा मुझे यहाँ बुलाने की जरूरत मत करना, वरना पछताओगे तुम सब। घटिया सोच, मोदित बोला और अपने बैग ठीक से अपने पीठ पे एडजस्ट करते हुए बाहर जाने लगा कि इतने में धवित उठ खड़ा हुआ और उसके ऊपर बंदूक तान गुस्से में बोला, वही रुक जा वर्मा, अभी तू पछताएगा, तेरी हिम्मत बरसा गया है, जब से आया है पटर पतर भूखे जा रहा है। शनि, मैंने कहा था, इसे यहाँ इतनी इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है, देख रहा है सर पे चढ़कर तारांकन रहा है। धवित के आवाज को सुनकर मोदित पहले ही रुक गया और अब वह पलट उसके इस अभद्र सवाल का जवाब गुस्से में देते हुए कहा, अभी तुमने देखा कहा है मुझे और मेरे हिम्मत को, तुम जैसों से अब मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि तेरे जैसे घटिया लोग सिर्फ यही कर सकते हैं।
और कोई उम्मीद लगाना बेवकूफी है, अगली बार से इज्जत के साथ हाथ जोड़ के आना, तब शायद मेरा मन। तारांकन। मोदित इतना बोलकर हंस देता है और वहां से जाने लगता है। धवित गुस्से था और उसके गोली चला दिया। उसके आंखों के सामने अभी भी मोदित का हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। शनि तो धवित के इस एक्शन से शॉक्ड हो चुका था। CH-104 अंडरवर्ल्ड और किस ऑन लिप। वही रुक जा वर्मा, अभी तू पछताएगा, तेरी हिम्मत बरसा गया है। जब से आया है पटर पतर भूखे जा रहा है। शनि, मैंने कहा था इसे यहाँ इतनी इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है। देख रहा है सर पे चढ़कर तारांकन रहा है। धवित के आवाज को सुनकर मोदित पहले ही रुक गया और अब वह पलट उसके इस अभद्र सवाल का जवाब गुस्से में देते हुए कहा, अभी तुमने देखा कहा है मुझे और मेरे हिम्मत को, तुम जैसों से अब मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि तेरे जैसे घटिया लोग सिर्फ यही कर सकते हैं। और कोई उम्मीद लगाना बेवकूफी है, अगली बार से इज्जत के साथ हाथ जोड़ के आना, तब शायद मेरा मन। तारांकन। मोदित इतना बोलकर हंस देता है और वहां से जाने लगता है। धवित गुस्से था और उसके गोली चला दिया। उसके आंखों के सामने अभी भी मोदित का हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। शनि तो धवित के इस एक्शन से शॉक्ड हो चुका था। शनि जल्दी से आकर उसके बंदूक को उससे छीनकर गुस्से में डांटते हुए कहता है, पागल हो गया है, अगर उसे गोली लग जाता तो हमें उसकी जरूरत है। धवित, खुद पे काबू रख। दरअसल धवित ने गोलियां मोदित के पास वाले दीवार पे चलाया था। छोड़ मुझे, बस तेरी वजह से मैंने खुद को रोक रखा है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अब से इससे तू ही डील कर, अगर मेरे आड़े आया तो मैं भूल जाऊंगा कि इसकी तुझे या मुझे जरूरत है। हरमखोर साला, अपने आप को समझता क्या है, जुबान कैंची की तरह चल रही है इसकी। धवित गुस्से में तेज तेज सांसें लेकर कहे जा रहा था। शनि उसे शांत कराते हुए उससे नॉर्मल टोन में कहता है, रिलैक्स मेरे भाई, शांत हो जा, अब से आगे का मैं देख लूंगा, तू जा और आराम कर, वैसे भी अब ऑफिस वक्त खत्म हो चुका है। धवित गुस्से में था। वह एक नजर शनि को घूरता है और फिर अपना कोट लेकर तेजी से वहां से निकल जाता है। उसके जाते हैं शनि अपने माथे पे हाथ रख लेता है, जल्द ही कुछ करना होगा, कहते हुए खुद में ही कुछ सोचने लगा। दूसरी तरफ इस वक्त सूर्यांश के पास मेहिका थी और वह उसके कपाल पे धीरे धीरे फूंक मारती हुई कॉटन से उसके घाव को साफ करे जा रही थी। भले ही लड़ाई को खत्म को कुछ घंटे हो चुके थे और सूर्यांश के माथे पे जिस आदमी ने गन के पिछले वाले हिस्से से वार किया था उस जगह का खून भी सूख गया था, फिर भी मेहिका का दिल जैसे मान नहीं रहा था। वह अभी भी कॉटन लिए उसके माथे पे फूंक मार रही थी। 2 घंटे से बस मेहिका यही करने में लगी हुई थी। सूर्यांश ने उसके हाथ को पकड़ रोकते हुए उसकी आंखों में देख कहा, मिही, मैं ठीक हूँ। उद्धरण। मेहिका अपना हाथ छुड़ा लेती है। मेहिका की आंख पहले से ही भीगी हुई थी। उसे सूर्यांश के हालत को देखकर रोना आ रहा था। दिल पहले से ही कचोट रहा था और अभी उसका ये कहना कि वह ठीक है उसे और ज्यादा रुलाने लगा। आखिर मेहिका अब सब जान जो चुकी थी। खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो, छोड़ दो ये सब, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें ये सब करके। कभी सोचा है तुम्हारे जाने के बाद हमारा क्या होगा, मेरा क्या होगा। हान। कहते हुआ मेहिका एकदम से शांत हो गई। वह भूल गई थी और ऐसे वह वो बोल गई को उसे नहीं बोलना था। सूर्यांश उसकी आंखों में देख रहा था और तभी वह मुस्कुरा दिया क्योंकि अब मेहिका को आंखें झुक सी गई थी। मिही, क्या तुम एक बार और बोलो ना, क्या तुम मुझे प्यार। आपा। सूर्यांश बोल रहा था तभी मेहिका उसके मुंह पे अपना हाथ रख देती है और शर्म से अपना चेहरा नीचे झुका लेती है। सूर्यांश उसके हाथ को हटाते हुए अपने अंगूठे से सहलाने लगा और फिर झुककर उसके हाथ पे किस कर लिया। मेहिका ठिठक कर रही थी। अजीब सी गुदगुदी का एहसास हुए उसके भीतर और दिल में अजीब सी हलचल। तभी सूर्यांश मेहिका के चेहरे को ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देखता है तो मेहिका की आंखें बंद थी, चेहरे पे मुस्कुराहट और गाल लाल, होंठों पे कंपकपाहट थी। सूर्यांश प्यार से बोला, ओपन योर आईज मिही। मेहिका धीरे से आंखें खोलती है तो दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती है और दोनों ही एक दूसरे की आंखें में देखते हुए खोसे जाते हैं। सूर्यांश की नजरें जब वहां से हट मेहिका की होंठों पे जाती है तो सूर्यांश खुद को रोक नहीं पाता और धीरे धीरे उसके होंठों की तरफ झुकने लगता है। मेहिका उसके भाव को समझ गई थी, जिसके बाद वह पीछे की तरफ झुकने लगी थी। उसका दिल तेजी से धड़के जा रहा था। सूर्यांश झुकता गया और जैसे ही उसने मेहिका के कांपते होंठों पे अपना सख्त होंठ रखा तो मेहिका एकदम से सन्न रह गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और पूरा शरीर कांप उठा। सूर्यांश ने अब अपनी आंखों को बंद कर उसके निचले होंठ को दांतों तले दबा लिया, जिससे मेहिका की आह निकली। तभी सूर्यांश उसके ऊपरी होंठ को अपने होंठों पे बीच कर सक करने लगा, जिस वजह से मेहिका की सांसें तक थमने सी लगी थी। वह बस आंखें खोले हैरानी भरे स्वर में देखे जा रही थी, ये क्या हो रहा था उसके साथ। आखिर में अब उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। सूर्यांश कभी उसके निचले होंठ तो कभी उसके ऊपरी होंठ को चूमे जा रहा था। सूर्यांश सब कुछ भूल बस मेहिका को किस करने में लगा हुआ था। मेहिका भी बस उसे खो सी गई थी। तभी सूर्या, तुझे क्या अचानक से वहां से वह टपका, लेकिन दोनों की कुछ इस तरह से देख झेप गया और दूसरी तरफ मुंह खड़ा हुआ। इधर मेहिका तो उसके आवाज को सन हड़बड़ा गई। हड़बड़ाहट में उसने सूर्यांश को धक्का दे दिया, जिससे सूर्यांश सोफे पर ही पीछे की तरफ जा सका। तुम लोग लगे रहे हो, मैं आता हूँ। शिवा इतना बोल जल्दी से भागने को हुआ, पर तभी उसे सूर्यांश ने रोक लिया और मीरा वहां से उठ अपने चेहरे को छुपाती हुई भाग खड़ी हुई। शिवा आकर उसके पास बैठा तो सूर्यांश कहता है, बोल क्या काम है।
उद्धरण, काम कुछ नहीं है, वो मैं जरा तेरी हालत देखने आया था, और अब सब ठीक है। ये कहते हुए शिवा के चेहरे पे शरारत था, तो वही सूर्यांश उसे आंखें दिखाता है, जिसके बाद शिवा जल्दी से बात बदलते हुए कहता है, वो कंपनी से कॉल आया था, हमें चलना होगा। उद्धरण, ठीक है तो चलते हैं। ना, लेकिन आज नहीं कल, वैसे भी अब ऑफिस आवर्स खत्म हो चुका है। सूर्यांश ने सामने दीवार घड़ी पर नजर डालते हुए कहा। दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि दोनों के रिश्ते कंपनी और कंपनी के मालिक से काफी खराब हो चुका है। इधर रात आंखें बंद किए अपने सर को सोफे से टिका लेटे हुए थे, उनका एक पैर अभी भी दूसरे पैर पे चढ़ा हुआ था, जैसे वे कुछ सोच रहे हो। अचानक से उनके आंखों के सामने एक दृश्य झलक आता है, जिसके सोचते ही वे हड़बड़ा कर आंखें खोल देते हैं। ये दृश्य उस वक्त का था जब सूर्यांश को उन्हीं के अंदर काम करने वाले अंडरवर्ल्ड के लोगों ने घेर गन ताने हुए खड़े थे। राम जैसे ही बाहर आते हैं ताकि वे अपने लोगों को बता सके कि ये उनका दुश्मन नहीं है, पर इतने में उन्हीं में से एक ने आगे बढ़ सूर्यांश के कपार पर पूरी ताकत से गन से मार दिया था। राम के लिए वो वक्त काफी डरवाना था, क्योंकि राम ने आज तक अपने आदमियों को कभी किसी दुश्मन को बख्शने की बात नहीं की थी। उन्होंने ने बस मारना ही सिखाया था। वो तो अच्छा था कि उनके आते ही किसी ने उन्हें खबर दे दी थी, वरना आज सूर्यांश को बचा पाना मुश्किल हो जाता है, और वे कुछ नहीं कर पाते। सिवा भी कुछ नहीं कर पाया था उस वक्त। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह सूर्यांश को बचाने के लिए अपना मुंह खोले या अपना राज छुपाने के लिए अपना मुंह बंद रखे। ये बात 8 घंटे पहले की थी, जब धीरम जा चुका था और राम के लोग उन्हें बचाने के लिए वहां आ चुके थे, पर उन लोगों ने सूर्यांश को ही अपना निशाना बना लिया था। इस वक्त ये सोचकर राम के माथे से पसीना तक निकलने लगा था। आज उन्हें अपने ही लिए फैसले पर पछतावा हो रहा था कि आखिर उन्होंने पहले ही सूर्यांश को अंडरवर्ल्ड के बारे में क्यों नहीं बता दिया था। CH-105 एक्सीडेंट, उन्होंने ने बस मारना ही सिखाया था। वो तो अच्छा था कि उनके आते ही किसी ने उन्हें खबर दे दी थी, वरना आज सूर्यांश को बचा पाना मुश्किल हो जाता है, और वे कुछ नहीं कर पाते। सिवा भी कुछ नहीं कर पाया था उस वक्त। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह सूर्यांश को बचाने के लिए अपना मुंह खोले या अपना राज छुपाने के लिए अपना मुंह बंद रखे। ये बात 8 घंटे पहले की थी, जब धीरम जा चुका था और राम के लोग उन्हें बचाने के लिए वहां आ चुके थे, पर उन लोगों ने सूर्यांश को ही अपना निशाना बना लिया था। इस वक्त ये सोचकर राम के माथे से पसीना तक निकलने लगा था। आज उन्हें अपने ही लिए फैसले पर पछतावा हो रहा था कि आखिर उन्होंने पहले ही सूर्यांश को अंडरवर्ल्ड के बारे में क्यों नहीं बता दिया था। अब बारी हजारों की हो तो सब मरेंगे, और मरने की बात हो सबको मैं ही मरूंगा, मैं सूर्यांश ये वादा करता हूँ। बेस लॉग। मोदित धावित के पास से निकल ऑफिस के बाहर आकर टैक्सी ढूंढ रहा था, क्योंकि ऑफिस में रास्ते के पास से थोड़ा अंदर था, साथ में आसपास कुछ ज्यादा चहल पहल होती थी। इस वजह से शाम के वक्त को अंदर से टैक्सी लेना मुश्किल हो जाता था, जिस कारण किसी को भी टैक्सी लेने के लिए आगे में रोड तक तो जाना होता था। मोदित भी आगे में रोड की तरफ चल पड़ा था। खुद को समझता क्या है, देख लूंगा तुझे, वक्त आने पर तेरी सारी हिकड़ी मैंने तेरे जेब में न डाल दिया तो मेरा भी नाम मोदित नहीं। उद्धरण, वक्त आएगा, आया मैं अपने दोस्त का बदला तुझसे लेकर कर रहूंगा साले। खुद से कहते हुए एकदम से चीखा उठा। आसपास के चलते हुए लोग उसे हैरानी से देखने लगे, जिन्हें देख मोदित अपने मुंह को छुपाता हुआ वहां से जल्दी से निकलने लगा, क्योंकि आसपास के लोग उसे घूरकर देखे जा रहा था, जिसका उसे अंदाजा हो गया था। मोदित हाई पे आया और जब मुड़ कर पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। तब वह राहत की सांस लेता है और फिर अपने घर के रास्ते की ओर चल देता है। आज उसका मन काफी भारी हो गया था, काफी खराब हो गया था। वह चले जा रहा था, मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। वह चलता जा रहा था, तभी तेज तेज हॉर्न की आवाज आने लगती है, जिसका ध्यान उसे था ही नहीं। वह चलता जा रहा था और उसके पीछे से एक लाल ट्रक तेजी से हॉर्न मारती हुई चली आ रही थी। जैसे ही ट्रक पास में आया तो मोदित हरकत में आया। उसे ध्यान आया और वह जैसे ही पीछे मुड़ा, तभी वह ट्रक उसे जोरदार टक्कर मार देती है, जिसके बाद मोदित चिल्लाता हुआ हाईवे से नीचे जा गिरता है। ट्रक ठोकर मारकर वहां से भाग जाती है, तो वही जो आसपास के लोग थे वे दौड़ पड़ते हैं। वहां जहां मोदित गिरा हुआ था, सारे लोग आकर एक एक कर मोदित को घेर खड़े होने लगती हैं। तो वही मोदित कर रहा था, उसके मुंह से खून आ रहा था, बाल और चेहरे पे खून लगे हुए थे, हर कोई देख रहा था उसे। और तभी एक बुजुर्ग आदमी जो कि वहां ज्यादा भीड़ देखकर चला आया था, वह सबको डांटते हुए एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहता है। कुछ जवान लड़के थे जो मोदित को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोदित अब होश में नहीं था। दूसरी तरफ वह ट्रक एक बिरान से जंगले के पास में आकर रुकती है और उसमें बैठा ड्राइवर अपना छोटा सा कीपैड मोबाइल निकाल किसी को फोन मिला देता है। हान बोलो, काम हो गया। उद्धरण, हान मालिक काम हो ही गया, उड़ा दिए हराम के जने। उद्धरण, वेल डॉन, चलो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, तुम ट्रक वही छोड़ वहां से निकल जाओ, बाकी मेरा आदमी सब देख लेगा। उद्धरण, जी मालिक, हम भाग जाते हैं, और जब तक आप ही ना बोले तब तक ये आदमी अपना शकल ना दिखाओगे। उद्धरण, गुड, चलो जल्दो करो निकलो। इसके बाद वह आदमी फोन से सिम निकाल उसे वही तोड़ देता है और फोन पॉकेट में रख अपने चेहरे को ढकते हुए वहां से भाग निकलता है। अजीब सा शकल था उसका, बाकी सब तो उसके गमछे से ढक रखा था, पर माथे पे एक बड़ा सा कला मस्सा था जो दिखाई दे रहा था। शिवला रंग था उसका और कद यही कई 5.2 तोन निकला हुआ था। 1 घंटे बाद सिटी हॉस्पिटल दिल्ली। बंटी के पैर में अभी भी काफी दर्द था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि मोदित का एक्सीडेंट हो गया था,
तो वह अपने दर्द का परवाह ना करते हुए भागता हुआ चला आया था। वह ना ही रिसेप्शन के पास जा उसे कुछ पूछा और ना ही किसी से कुछ कहा। वह चारों तारों उसके नाम को पुकारता हुआ उसे ढूंढने लगा। इस वक्त उसके अंदर एक सैलाब सा था जो तूफान बनने को तैयार था। उसने सूर्यांश को पहले ही खो दिया है और अब अगर वह मोदित को भी खो देता है तो जीते जीते मर मर जाएगा। डॉक्टर्स, नर्स लोग सब उसे हैरानी से देखे जा रहे थे। उसका चेहरा लाल पड़ा हुआ था, दिल तेजी से धड़के जा रहा था, आंखों में आंसू और चेहरे से लेकर बदन पसीने से तरबदर हो चुका था। हर एक कमरे को खोलकर बंटी देखने लगा। उसे किसी भी कमरे में उसका दोस्त नजर नहीं आ रहा था। तभी एक डॉक्टर उसे रोक उससे पूछते हैं। तभी वह कहता है, हाँ, हमार दोस्त कहाँ बा? मोदित नाम है उसका। उद्धरण, क्या आप एक्साइडेंट वाले केस को लेकर बोल रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप 7 फ्लोर, रूम नंबर 56। इससे आगे डॉक्टर कुछ बोलते तब तक बंटी वहां से सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा चुका था। उसे इस वक्त ये भी ध्यान नहीं था कि यहाँ लिफ्ट भी है। वह दौड़ता हुआ 7वें फ्लोर पर आया तो वहां उससे बाहर ही फर्श पे बैठा मुंह छुपाकर रोता हुआ सूर्यांश दिखाई दिया, जिसे देख उसके हाथ पैर एकदम से सन रह गए। उसका दिमाग काम करना बंद कर गया। सूर्यांश पैरों के आहट को सुन जब सामने देखता है तो उसे वहां बंटी खड़ा दिखाई देता है। इस वक्त दोनों की हालत मानो एक जैसा ही था। दोनों के शरीर डर की वजह से कांप रहे थे। सब कुछ उन्हें अपना छुटता हुआ नजर आ रहा था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और तभी सूर्यांश धीरे धीरे दीवार के सहारे खड़ा होता है और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने आकर अपनी डब्बाई आंखों से एक दूसरे को देखते हैं और तभी बंटी उसे अपने गले से लगा लेता है। आज कई दिनों बंटी सूर्यांश को देख रहा था, मने सूर्या को देख रहा था। दोनों एक आंखों में आंसू थे और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे का हाल भी समझ रहे थे। दोनों कुछ कहना चाहते थे पर कुछ बोल नहीं पाए। इतने में डॉक्टर वहां चले आते हैं और आते ही कहते हैं, देखिए ऑपरेशन चल रहा है। हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है। बॉडी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। इस वक्त हमारे हॉस्पिटल के ब्लड बैंक का सारा बोल्ट खत्म हो गया। आपको आधे घंटे के अंदर ब्लड का इंतजाम करना होगा। उद्धरण, बंटी ये सुनते ही झट से बोला, डॉक्टर हमरा खून मिलता है। आप हमरा खून ले लो। हमार दोस्त के कुछो ना होके के चाहिए। बंटी ने कहा। उसे याद था एक बार जब उसे चोट आई थी और खून की जरूरत थी तब मोदित ने उसे खून दिया था। डॉक्टर उसके बात को मान जाते हैं और उसे एक नर्स के साथ जाने को कह देते हैं। उसके जाते ही डॉक्टर सूर्यांश को देखकर आगे कहते हैं, सर सॉरी, मुझे ये कहना पड़ रहा है लेकिन शायद ये चल नहीं पाएंगे। शरीर के एक हिस्से की हड्डी बुरी तरफ से टूट गई है जिस वजह से उनके कमर से लेकर पैर तक के हड्डियों का साथ उन्होंने खो दिया है। मुझे ये कहना पड़ रहा है लेकिन उनके कमर से नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो चुका है। आई एम सॉरी। डॉक्टर इतना बोल उसके कंधे पे हाथ रख उसे समझाते हैं और फिर दूसरे पेशेंट को देखने के लिए चले जाते हैं। सूर्यांश उनके जाते ही रो पड़ा। उसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। दरअसल वह पहले ही आ गया था और जब आया था तभी उसने मोदित को स्ट्रेचर पर तड़पते हुए देख लिया था। उसके बाद से ही वह बेचैन था और हर बार डॉक्टर का कुछ ना कुछ कहना उसे परेशान ही कर रहा था। अचानक से सूर्यांश का फोन बजने लगता है। वह फोन कान पे पास ले जाता है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर हमें ट्रक मिल गया। उद्धरण, सूर्यांश सुनते ही अपने आंसू पोंछता है और फिर कहता है, मुझे ट्रक नहीं, जिसके ये किया है वह चाहिए। ढूंढे उसे जॉन, मुझे हर हाल में वह चाहिए। ये जो भी है उसका गला मैं अपने हाथों से काटूंगा। सूर्यांश इतना बोल फोन जेब में रखता है और एक बार औरती को देल वहां से लिफ्ट की तरफ निकल जाता है। CH-106 चाल और घबराहट। सूर्यांश उनके जाते ही रो पड़ा। उसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। दरअसल वह पहले ही आ गया था और जब आया था तभी उसने मोदित को स्ट्रेचर पर तड़पते हुए देख लिया था। उसके बाद से ही वह बेचैन था और हर बार डॉक्टर का कुछ ना कुछ कहना उसे परेशान ही कर रहा था। अचानक से सूर्यांश का फोन बजने लगता है। वह फोन कान पे पास ले जाता है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर हमें ट्रक मिल गया। सूर्यांश सुनते ही अपने आंसू पोंछता है और फिर कहता है, मुझे ट्रक नहीं, जिसके ये किया है वह चाहिए। ढूंढे उसे जॉन, मुझे हर हाल में वह चाहिए। ये जो भी है उसका गला मैं अपने हाथों से काटूंगा। सूर्यांश इतना बोल फोन जेब में रखता है और एक बार औरती को देल वहां से लिफ्ट की तरफ निकल जाता है। कुछ देर बाद सूर्यांश एक वीरान से जंगल में आता है जहां का लोकेशन उसे जॉन ने भेजा था। उस जगह आते ही सूर्यांश अपने सामने बड़े से आग के लपटे को देखकर चौंक जाता है। दरअसल वो आग उस ट्रक का था जो धू धू कर जल रहा था। सूर्यांश वहां आते ही कुछ दूरी पे खड़ा सामने को जलते हुए देखता उसे जॉन दिख जाता है। जॉन, ये सब क्या है? सूर्यांश जॉन के पास आते ही बोला। जॉन सामने देखने में खोया हुआ था। उसके आंखों में वो आग की उठती हुई लपटें दिखाई दे रही थी। सूर्यांश, ये मुझे नहीं पता, अभी हमारे आदमी आते ही होंगे। ट्रक को बुझाए जाने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। जब मैं आया तब ये ट्रक जल रहा था। मुझे लगा है इसे संभाल लेंगे क्योंकि आग ट्रक के सिर्फ सीट पर ही लगा था। लेकिन जैसे हमने इसके दरवाजे को खोला तभी एक धमाका हुआ और ट्रक का ये हाल तुम देख सकते हैं। जॉन ने अब तक जितना जाना था वो सब सूर्यांश को बता देता है। तभी सूर्यांश कुछ सोच कहता है, आपको पूरा यकीन है यही ट्रक था? उद्धरण, हान, हाईवे के सीसीटीवी कैमरे में वारदात के होने के वक्त सिर्फ यही एक ट्रक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ और देख सकते हैं ट्रक के हालत को।
पक्का यही है, इसका मालिक यानी मालिक और ट्रक दोनों ही बिहार के हैं। मालिक फरार है। जांच करने पर पता चला कि ये ट्रक अवैध था। पहले ही इसे थाने में जब्त कर दिया गया था। अभी हमने इसके मालिक को ढूंढने के लिए अपने खास आदमी लगा दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह काम खुद इसका मालिक ही करेगा। कुछ गड़बड़ है। कोई आदमी क्यों अपना लाखों का नुकसान करे? करीब करीब ढेर सारे सवाल थे जॉन के दिमाग में, जिसके सहारे वह एक एक कड़ी को जोड़ता जा रहा था और सूर्यांश से बोलता जा रहा था, मुझे कुछ नहीं जानना। जिसने भी किया बस उसे ढूंढो। मुझे ये कमीना चाहिए। हर हाल इसने जो किया है ना, उसकी भरपाई यह अपनी जान देकर भी नहीं चुका पाएगा। उदाहरण, कल तक इस हम ढूंढ लेंगे। आखिर जाएगा कहाँ ये बचकर? मैं ट्रक के नंबर प्लेट के जरिए पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यह ट्रक दिल्ली के किसी भी टोल टैक्स बॉक्स के पास से गुजरा होगा, तब इस ट्रक के ड्राइवर को ढूंढना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। लेकिन हमें इसके लिए आज रात तक वक्त चाहिए। सुबह होते ही आपके सामने होगा ये आदमी। जो भी है, भले पैदा कहीं भी हुआ हो, लेकिन मरेगा हमारे ही हाथ से। जॉन अपने चेहरे पे गुस्सा लिए चेहरे को सख्त किए हुए कहे जा रहा था। एक तरफ हॉस्पिटल में मोदीत का इलाज चल रहा था, तो दूसरी तरफ कोई एक नए प्लान को अंजाम देने का नया तरकीब ढूंढ रहा था, और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि धवित और शनि थे। धवित, तुझे क्या लग रहा है ये किसने किया होगा? उदाहरण, मैं नहीं जानता, लेकिन जिसने भी किया अच्छा साला बहुत फौंक रहा था, कुत्ते की तरह भौंक रहा था। जिसने भी किया अच्छा किया, रास्ते का रोड़ा खत्म। उदाहरण, पागलों जैसे बातें मत कर, तुझे समझ नहीं आ रहा। जरा दिमाग के ढक्कन खोल और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर। उदाहरण, तू कहना क्या चाहता है? उदाहरण, दोनों ही एक कमरे में बैठे हुए, जो कमरे धवित का प्राइवेट कमरा है। आज शनि को वह यही ले आया था, क्योंकि उसने इस कमरे में खुद के लिए एक मिनी छोटा सा बार बना रखा था, जहां वह अक्सर अकेले पार्टी किया करता था। देख शनि, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं। आगे उसका एक्सीडेंट हुआ, ट्रक ने उसको ठोका, तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं? और क्या तुझे खुशी नहीं हो रही है? अच्छा हुआ हरामक मारा गया। अब बस इसकी बातें करना बंद कर और ये ले, यह मेरा खास बोतल है जिसे मैं फ्रांस से मंगवाया है। एक पैक में नशा तेरे सर चढ़ के बोलेगा और तू ये सब भूलकर स्वर्ग में अप्सराओं के साथ। समझ रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, धवित कहते हुए मुकुराया और ग्लास उसके आगे कर दिया। शनि ऐसे मौके कभी नहीं छोड़ता था। वह झट से लेकर एक ही सांस में पहिगा को अपने गले से नीचे उतार लेता है और स्माइल करते हुए उसे आगे एक और पहिगा बनाने को बोलता है। धवित एक और पहिगा बनाने लगता है, तभी शनि कहता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। शनि को विश्वास नहीं था कि नशा इतनी जल्दी इसके सर पे चढ़ने लगेगा। अब उसके जुबान लड़खड़ाने से लगे थे। वह आगे कहता है, तुझे कुछ नहीं दिखता, लेकिन मैं तेरा दोस्त हूँ, इसलिए मुझे सब दिखता है। तेरा वह हरामखोर क्या नाम है उसका? अरे हान, मोदित। हान यही नाम है। मोदित ना, हमारे ही ऑफिस से निकला था, उसके बाद ये सब हो गया। अब पुलिस हमें पकड़ेगी और हम जेल जाएंगे। शनि कह रहा था और धवित पहिगा बना रहा था, लेकिन शनि के मुंह से ये सुनते ही उसके हाथ एकदम से रुक गए और वह उसे देखकर हैरान होकर सोचने लगा, सच कह रहा है शनि। आखिरी बार तो मोदित उसे के कंपनी में था, इससे तो सूर्यांश को शक हो जाएगा। वह शनि को देख रहा था, तभी शनि आगे अपने लड़खड़ाते जुबान से कहना जारी करता है, निश्चिंत हो जा मेरे भाई, मेरे प्रा, मेरे यारा, मेरे ब्रा, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। इतना बोल शनि धवित के बनाए पहिगा को एक ही सांस में घटक जाता है और वही टेबल के सर रखकर लेट जाता है। धवित उसे उठाने को कोशिश करता है। आए शनि उठ, क्या किया है अब तूने? क्या करने वाला है कल सुबह? शनि अब नशे में डूब चुका था, जिस वजह से वह नींद के आगोश में चला गया था। अब सुबह के इधर तो वह नहीं उठने वाला था। धवित अपने बालों को सहलाने लगता है। इस वक्त उसके चेहरे पे अजीब से भाव थे, शायद कुछ चिंता के तो कुछ घबराहट के, क्योंकि अगर सच में मोदित सूर्यांश का दोस्त हुआ तो उसके करोड़ों के डील का क्या होगा। CH-107 बिहारी। वह शनि को देख रहा था, तभी शनि आगे अपने लड़खड़ाते जुबान से कहना जारी करता है, निश्चिंत हो जा मेरे भाई, मेरे प्रा, मेरे यारा, मेरे ब्रा, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। इतना बोल शनि धवित के बनाए पहिगा को एक ही सांस में घटक जाता है और वही टेबल के सर रखकर लेट जाता है। धवित उसे उठाने को कोशिश करता है। आए शनि उठ, क्या किया है अब तूने? क्या करने वाला है कल सुबह? शनि अब नशे में डूब चुका था, जिस वजह से वह नींद के आगोश में चला गया था। अब सुबह के इधर तो वह नहीं उठने वाला था। धवित अपने बालों को सहलाने लगता है। इस वक्त उसके चेहरे पे अजीब से भाव थे, शायद कुछ चिंता के तो कुछ घबराहट के, क्योंकि अगर सच में मोदित सूर्यांश का दोस्त हुआ तो उसके करोड़ों के डील का क्या होगा। एक ही दिन में क्या क्या ना हो गया। सूर्यांश के साथ कंपनी में धवित से झगड़ा, फिर अचानक से उसका संतुलन बिगड़ा और फिर वो दिरम से लड़ाई। इन सब से जब सूर्यांश निजात पाया भी तब तक उसके साथ दूसरी घटना घटी और वो उसके दोस्त के साथ मोदित का एक्सीडेंट हो गया था। हर पल 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 वह परेशान रहा और दूसरी तरफ शनि नए प्लान को अंजाम देने के फिराक में था। खैर अगली सुबह हुई। सूर्यांश मोदित के पास वाले बाहर बरामदे में ही एक सोफे पे लेट गया था। मेहिका सुबह होते ही उसके पास चली आई थी।
बंटी ने अपने दोस्त के खातिर अपना कई लीटर खून पानी की तरफ मोदित के हर एक जर्रे जर्रे तक पहुंचा दिया था। मने खून उसे लगाया जा चुका था। ऑपरेशन भी पूरी रात चली थी और करीब करीब 1 बजे के आसपास मोदित का ऑपरेशन का काम खत्म हुआ। डॉक्टर रेस्ट रूम में जा चुका थे। इधर जॉन बिना सोने पानी का एक बूंद तक अपने गले से नीचे उतारे वह ट्रक के बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहा और आखिर में वह फरार हुए ड्राइवर को ढूंढ ही लिया। अब सुबह के 6 बज रहे थे जब सूर्यांश के कंधे पे किसी का हाथ पड़ता है और सूर्यांश चौंककर हड़बड़ा कर उठ जाता है। मिहिका थी, वह सूर्यांश को देख इसे उठा रही थी, पर वह नहीं जानती थी कि सूर्यनाथ इतना डर जाएगा। क्या हुआ? तुम तो हो? मिहिका उसको लेकर उसके चिंता में बोली, क्योंकि वह साफ साफ उसके चेहरे पे घबराहट और परेशान के साथ सिकन देख पा रही थी। मिहिका को ये बात भी नहीं समझ आ रहा था कि महीने दिन पहले बने दोस्त के लिए इतना कौन चिंतित होता है। महीने तो लोगों को अच्छा और बुरा ढूंढने में लग जाता है, अब चाहे वह दोस्त हो या हमसफर, क्योंकि दोनों जिंदगी भर के लिए अपने बन जाते हैं। दोस्त दिलदार तो हमसफर जान बन जाती है। सूर्यांश जब मिहिका को अपने सामने देखता है तब वह राहत की सांस लेता है और खुद को नॉर्मल करके सामने औरती की ओर देखता है और फिर मायूस सा हो जाता है, क्योंकि कल रात ऑपरेशन हो जाने के बाद सूर्यांश को मोदित से मिलने नहीं दिया गया था। मोदित को इस वक्त 24 आवर रिजर्वेशन में रखा गया है, जहां उसके हर एक बॉडी को अच्छे से जांच किया जाएगा। इन 24 घंटे को हम गोल्डन आवर कहते हैं, जिसके मरीज का नाजुक तरीके से ध्यान रखा जाता है। उसके हर एक एक्टिविटी पे ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एक गलती उन्हें परेशान कर सकती है और मरीज के लिए दर्दनाक, दर्द से भरा भी हो सकता है। मिहिका अपने साथ साथ सुबह सुबह उसके लिए खाना भी बना लाई थी। सूर्यांश तो बस अभी खुद को ठीक करने में वहां था। शायद पूरी रात वह ठीक से सो भी नहीं पाया था। मिहिका उसके पास में बैठ जाती है और उससे कहती है। सूर्यांश मिहिका को देखता है और तभी वह पूछता है, तुम यहाँ कैसे आई? मतलब तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? सूर्यांश ने मिहिका को बुलाया ही नहीं था और उसे यह पता याद आ जाता है। मिहिका एकदम से हड़बड़ा जाती है, लेकिन सूर्यांश आगे कहता है, अच्छा ये छोड़ो, तुम ठीक हो? मेरे मतलब कल मैंने जो किया उसे लेकर कहीं तुम? कहते हुए सूर्यांश झिझक रहा था और ये मिहिका उसके चेहरे को देख समझ गई थी। मैं ठीक हूँ, तुम्हें इस वक्त मेरी नहीं, अपने दोस्त की फिक्र करनी चाहिए, जिसके लिए तुम यहाँ कल से हो। खुद बीमार हो, तबीयत खराब है, फिर भी अपनी छोड़ अपने दोस्त के लिए यहाँ परेशान बैठे हो। मिहिका को इसका ये अंदाज अच्छा लगा था। आखिर सूर्यांश इन्हें अपना समझता है, उनका साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ता है और मिहिका को भी यकीन है कि वह उसका भी हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। मिहिका के कहते ही सूर्यांश उसे देखता है, तभी एक आवाज उसके कानों तक पहुंचती है, जिसे सुनकर सूर्यांश के कान खड़े हो जाते हैं। हम का सुन रहे हैं रे सूर्या? तुम्हारा तबीयत खराब है होरी, हमको पता भी नहीं, और तुम साला ये सब छुपा के इन्हा रात भर जागरम कर रहा था रे। ये बंटी था जो अभी अभी कमरे से निकल उसी के पास आ रहा था, लेकिन उसने आते ही मिहिका के मुंह से शब्दों को सुन लिया था। तुम डॉक्टर को दिखाया रे? हम अभी चल के डॉक्टर को दिखाएंगे, चलो हमरे साथे। बंटी उसके पास आते ही कहता है। सूर्यांश मिहिका को जरा हल्के गुस्से में देखता है तो मिहिका आंखों ही आंखों से सॉरी बोलती है। तभी सूर्यांश सामने देखता है और कहता है, अरे बंटी मैं ठीक हूँ, ये ऐसे ही बोल रही है, तो इसकी बात पे ध्यान मत दे। उद्धरण। सूर्यांश बेफिक्री से कहता है तो बंटी उसे आंखें छोटी कर घूर कर देखता है। भले ही उसके गले में इस वक्त गमछा नहीं था, लेकिन काले कुर्ते और ब्लू जीन्स पहने बंटी पक्का वाला बिहारी छाप छोड़ रहा था। वो होते नहीं हैं जिन्हें देखते ही लोग कह देते हैं, तारांकन क्यों भाई, बिहार से हो क्या? तारांकन और हर बिहारी ये सुनकर बस मुस्कुराकर रह जाता है। CH-108 मनाना उसी के पास आ रहा था, लेकिन उसने आते ही मिहिका के मुंह से शब्दों को सुन लिया था। तुम डॉक्टर को दिखाया रे? हम अभी चल के डॉक्टर को दिखाएंगे, चलो हमरे साथे। बंटी उसके पास आते ही कहता है। सूर्यांश मिहिका को जरा हल्के गुस्से में देखता है तो मिहिका आंखों ही आंखों से सॉरी बोलती है। तभी सूर्यांश सामने देखता है और कहता है, अरे बंटी मैं ठीक हूँ, ये ऐसे ही बोल रही है, तो इसकी बात पे ध्यान मत दे। सूर्यांश बेफिक्री से कहता है तो बंटी उसे आंखें छोटी कर घूर कर देखता है। भले ही उसके गले में इस वक्त गमछा नहीं था, लेकिन काले कुर्ते और ब्लू जीन्स पहने बंटी पक्का वाला बिहारी छाप छोड़ रहा था। वो होते नहीं हैं जिन्हें देखते ही लोग कह देते हैं, तारांकन क्यों भाई, बिहार से हो क्या? तारांकन और हर बिहारी ये सुनकर बस मुस्कुराकर रह जाता है। कोई आता है तो कोई जाता है, नए दोस्त बनते हैं और पुराने दोस्त कहीं खोसे जाते हैं। जरूरत बढ़ती जाती है, दोस्त बिछड़ते जाते हैं। इस वक्त मोदित का हालात जिस तरह का था, जिस तरह वह मौत से जूझ रहा था, वैसे में सूर्यांश को अपना दर्द कभी याद ही नहीं आया। मोदित ही तो था जो बिना किसी सामर्थ्य के अपने दोस्त के लिए धवित से दुश्मनी मोल चुका था। वही तो था जो अपने मारे हुए दोस्त का हक अभी भी दिलाने पे तुला हुआ है, और ये सब होने उसी के वजह से हुआ है। शायद वह पहले ही उसे अपना सच बता दिया होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। मिहिका ने जब बताया कि सूर्यांश इस वक्त खुद बीमार है और उसे खुद की पड़ी ही नहीं है, तो ये सुनकर बंटी उस पे भड़क गया था। बंटी पहले ही अपने एक दोस्त को हॉस्पिटल में बेजान पड़ा हुआ देख रहा था, अब दूसरा नहीं। बंटी उसे अपने साथ जबरदस्ती दूसरे वार्ड के एक डॉक्टर के पास ले आया। डॉक्टर ने जांच की और तब जाकर बंटी शांत हुआ और अब तीनों एक साथ बाहर आकर बैठे हुए थे। मिल गया सुकून मिही, मैंने कहा था कि मैं ठीक हूँ।
सूर्यांश जरा नाराजगी जताते हुए बोला तो मिहिका अपना सर नीचे कर लेती है। डॉक्टर ने सब कुछ नॉर्मल बताया था। दरअसल डॉक्टर जॉनसन के अलावा किसी दूसरे डॉक्टर को उसकी बीमारी को पकड़ने के लिए बहुत सारे जांच करके पड़ेंगे और जांच तभी होगा जब बीमारी का कोई छोर मिलेगा। डॉक्टर को कुछ नहीं मिला था। मिहिका सर झुकाए हुए थी तो उसे देख बंटी को अच्छा नहीं लगा और वह सूर्यांश को डांटते हुए बोला, हम देख रहे हैं तुम बहुत बोल रहा है। एक ही मुक्का में तुम्हारा सारा दांत बाहर। ई का कहे डांट रहा है। उद्धरण, मैंने कब डांटा? सूर्यांश हैरानी से बोला। दोनों चुप हो गए तो मिहिका उठ खड़ी हुई और सूर्यांश से नजरें मिलाए बिना जाने का बोल जल्दी से जाने लगती है। तभी बंटी उसे आंखें दिखाता है। सूर्यांश अपनी मुट्ठी भींच लेता है और आंखें जोर से बंद कर लेता है। मैं नहीं जाने वाला, सूर्यांश कहता है। तभी बंटी अपने पैरों की तरफ देखता है जिसे देख सूर्यांश वहां से जल्दी से मिहिका के पीछे भाग खड़ा होता है। साला ना जाएगा, कितना पानी में है हम भी देखते हैं, तुम्हारा गिल्ली उखड़ा देंगे लेकिन भेजे के रहेंगे। बंटी उसे जाते हुए देख रहा था। इधर मिहिका लिफ्ट से निकल कार पार्किंग से होते हुए जा रहा थी कि तभी किसी ने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया और खींचे हुए उसे एक बड़े से मोटे पिलर के पीछे दबा दिया। मिहिका डर है थी, डर की वजह से उसकी आंखें पहले ही बंद थी। तभी उसे अपने कंधे पे किसी का हाथ महसूस करती है जिसे महसूस करते हुए वह चौंक कर अपनी आंखें खोल देती है। ये सूर्यांश था। इस वक्त सूर्यांश मिहिका को पिलर से सताए खुद अपने दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द रखकर उसे देख रहा था तो वह मिहिका भी अब उसे देख रही थी। दोनों की आंखें पल भर के लिए मिली और फिर मिहिका उसका हाथ झटक वहां से जाने लगती है। पर तभी सूर्यांश उसकी कमर को पकड़ अपने सीने से उसे सटा लेता है। छोड़ो मुझे, मिहिका झुंझलाए। नहीं छोड़ूंगा, सूर्यांश मिहिका को और करीब अपने सीने में लगभग दबाते हुए कहा। मिहिका उसे धक्का देने लगती है। मैंने कहा छोड़ो मुझे। उद्धरण, मिहिका ये कहते हुए उसे धक्का दिया जा रही थी तो वही सूर्यांश उसके आवाज में भारीपन महसूस कर पा रहा था। अगर मैंने छोड़ दिया तो तुम चली जाओगी और मैं ऐसा नहीं चाहता। मिही। उद्धरण, तुम बहुत गंदे हो, जो करना है अब करो लेकिन मैं अब तुम्हारे पास नहीं आने वाली। उद्धरण, मिही, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना था। मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए परेशान थी। उद्धरण, मुझे किसी की परवाह नहीं है, अब छोड़ो मुझे, घर जाना है। ये सुन सूर्यांश हंस दिया। माँ, छोटी ई हिका को झट से उसने पलटा और दीवार से सटाकर अपना एक हाथ उसके कमर में डाल दिया और दूसरा हाथ उसके गर्दन के पीछे ले जाते हुए उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगा। मिहिका उसके इस हरकत में शॉक थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तभी सूर्यांश ने उसके होंठों को अपने होंठों के बीच दबा लिया, जिसके बाद मिहिका अपनी आंखें झपकाने लगी। मिहिका की धड़कनें एकदम से बढ़ गई थी। सूर्यांश के करीब होने से ही उसका दिल अपने काबू में नहीं रहता है। मिहिका उसके सीने पे हाथों से मारने लगी पर सूर्यांश ने अब उसके हाथ को पकड़ उसके पीठ के पीछे ले जा दबा दिया। सूर्यांश मिहिका के होंठों पे अपना दबाव बढ़ाता ही जा रहा था जिससे रह रहकर मिहिका की सिसकी निकलती जा रही थी। थोड़ी देर बाद जब वह मिहिका को खुद से अलग किया तो मिहिका जोर जोर से सांसें लेने लगी। जब मिहिका अपनी सांसें संभालने की कोशिश कर रही थी तभी सूर्यांश उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करने लगा था पर मिहिका उसे घूरकर गुस्से में देखे जा रही थी। अब ऐसे मत देखो मुझे, मुझे तो ऐसे ही मनाने आता है, अगर अभी भी नहीं मानी तो मैं। सूर्यांश अपनी बात अधूरी ही छोड़ देता है जिसे मिहिका साफ साफ समझ पा रही थी, जिसके बाद उसकी धड़कनें एकदम से धड़कने लगी, कान लाल हो गए और चेहरे पे शर्म भरी लाली। सूर्यांश उसे खींचकर अपने सीने से लगा लेता है और आंखों बंद कर उसे खुद में महसूस करने लगता है। मिहिका की बालों की खुशबू जैसे सूर्यांश के अंदर के आग को भड़का रहा था। वह बमुश्किल खुद पर काबू कर पा रहा था। उसने बड़े ही एरोगेंट से एडोरेबल वॉइस में सरगोशी में साथ कहा, मिही, सॉरी एंड आई लव यू। सूर्यांश के कहते ही मिहिका का दिल जैसे धड़का ही बंद कर गया। वह उचकते हुए इसे अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से देखने लगे। उसके इन चंद शब्दों में कितना प्यार भरा था। मिहिका सूर्यांश के इन शब्दों को हजार बार, हर बार मरते दम तक सुन सकती थी। सूर्यांश ने उसे फिर से सोने सीने से लगा लिया और कहा, कुछ बोलो भी, या अब भी नाराज रहोगी मुझसे? कहो तो नाराजगी अभी दूर किए देता हूँ। सूर्यांश कहते हुए फिर से झुकने लगा। मिहिका की होंठों की तरफ तो बढ़ने लगा तो मिहिका की सांसें अटकने सी लगी। वह शर्मा जाती है और सूर्यांश के सीने पे मरती है। सूर्यांश हंस पड़ता है। दोनों कुछ देर ऐसे ही रहते हैं। मिही, तुम घर जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। उद्धरण, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। उद्धरण, तुम समझती नहीं जो मिहिका, घर जाओ, यहाँ तुम कंफर्टेबल नहीं रह पाओगी। उद्धरण, तुम चुप रहोगे, बस अपनी ही चलानी है तुम्हें। उद्धरण, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, मैं अपनी नहीं चला रहा, फिर भी तुम घर जाओ। उद्धरण, आखिर में सूर्यांश मिहिका को घर जाने के लिए मना ही लेता है। कुछ देर बाद जब मिहिका को छोड़कर सूर्यांश ऊपर आता है तो उसे वहां शिवा खड़ा दिखाई देता है। तुम यहाँ शिवा क्या कर रहे हो? उद्धरण, बस आ गया, दोस्त हूँ या। उद्धरण, लेकिन तुम तो घर गए थे ना? उद्धरण, हाँ गया था पर फिर आ गया। उद्धरण, शिवा फिर से हॉस्पिटल आ गया था। असल में वह यहाँ खुद से नहीं आया था बल्कि उसे यहाँ भेजा गया था। सूर्यांश को आज ऑफिस जाना था। वहां नए डील को लेकर मीटिंग रखी गई थी जिसके नेतृत्व सूर्यांश करने वाला था क्योंकि सूर्यांश ही इस डील को लेकर आया था और वह एक था जिसके इस 150 करोड़ के प्रोजेक्ट माने डील को बारीकी से जानता था।
लेकिन कंपनी में जल झगड़ा होने के बड़ा से ही सूर्यांश आया नहीं था। दूसरी तरफ शनि अभी अभी कल रात वाले शराब के नशे से बाहर आया था। उसके बाहर आते ही धावित उसके कॉलर को पकड़ खींचते हुए गुस्से में कहा, कल रात से मेरा सर फटा जा रहा है। आखिर तुम करने क्या वाले हो? क्या प्लान बनाया है तुमने? क्या करने वाले हो? मुझे जानना है। धावित चिल्लाया, लेकिन सनी का सर नसें उतरने के साथ दर्द से फटा जा रहा था। CH109 हॉस्पिटल। लेकिन तुम तो घर गए थे ना? उद्धरण, हाँ गया था, पर फिर आ गया। उद्धरण, शिवा फिर से हॉस्पिटल आ गया था। असल में वह यहाँ खुद से नहीं आया था, बल्कि उसे यहाँ भेजा गया था। सूर्यांश को आज ऑफिस जाना था। वहां नए डील को लेकर मीटिंग रखी गई थी, जिसके नेतृत्व सूर्यांश करने वाला था, क्योंकि सूर्यांश ही इस डील को लेकर आया था और वह एक था जिसके इस 150 करोड़ के प्रोजेक्ट माने डील को बारीकी से जानता था। लेकिन कंपनी में जल झगड़ा होने के बड़ा से ही सूर्यांश आया नहीं था। दूसरी तरफ शनि अभी अभी कल रात वाले शराब के नशे से बाहर आया था। उसके बाहर आते ही धावित उसके कॉलर को पकड़ खींचते हुए गुस्से में कहा, कल रात से मेरा सर फटा जा रहा है। आखिर तुम करने क्या वाले हो? क्या प्लान बनाया है तुमने? क्या करने वाले हो? मुझे जानना है। धावित चिल्लाया, लेकिन सनी का सर नसें उतरने के साथ दर्द से फटा जा रहा था। अब आगे धावित पागलों की तरह उसके कॉलर को पकड़ झोंकझोरे जा रहा था, तो वही शनि का नशा अभी अभी ठीक से उतरा नहीं था। वह अपने कॉलर को छुड़ाते हुए कहता है, छोड़े मुझे, सर दर्द से फटा जा रहा है। क्या पिला दिया था कल मुझे? इतना स्ट्रॉन्ग वाइन मैंने आज से पहले कभी नहीं पी। वह जैसे तैसे घिसकते हुए नीचे उतरता है और सामने वाला खिड़की का पर्दा एक झटके में खोल देता है। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ती है। वह अपने हाथ अपने आंखों पे रख लेता है। उसकी आंखें एकदम से चौंधिया सी गई थी। तभी धावित फिर से उसके पास आता है और आते ही फिर से इस बार थोड़ा गुस्से में कहता है, मैं अब दोबारा नहीं पूछने वाला। मेरे को जानना है क्या प्लान बना लिया है तूने? देख, मेरा दिमाग का दही मत कर। धावित को लग रहा था कि शनि कुछ ऐसा कर देने वाला है जिसके करने के बाद उसका बिजनेस पे असर पड़ेगा। अभी अभी उसके कंपनी को इतनी बड़ी डील मिली है और इस डील की वजह से कई सारे इन्वेस्टर्स भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ऐसे में धावित चाहता था कि ये डील को मेन इवेंट तक ले जाने तक शनि कुछ भी ना करे। कहीं ऐसा ना हो कुछ भी वह करे और भुगतना कंपनी को हो। शनि, जो कि उसके बातों को सुनकर तंग हो गया था, वह झुंझलाते हुए कहता है, क्या दोबारा कर लेगा? हान, एक तो साला सर दर्द से फटा जा रहा है, ये नहीं कि कैसा है। पूछ लूं कल क्या प्लान बनाया है? बस यही, सच ही कहा था, तू ना मतलबी है, स्वार्थी है तू, अपने काम के अलावा तुझे कोई दिखता ही नहीं। शनि कहा और बाथरूम में जा दरवाजा बंद कर फिर से चिल्लाया, अगर तेरा ऐसा ही रहा ना तो मैं चला जाऊंगा। इतना कहकर शनि शांत हो जाता है। तभी धावित कहता है, सॉरी यार, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। धावित ये सब कह रहा था पर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, तो वह दरवाजे को खटखटाते हुए कहता है, शनि सुन रहा है? चल अब बाहर आ जा, अब कोई सवाल जवाब नहीं होगा। सॉरी यार। ओह, अब कुछ बोलेगा भी? धावित अफसोस के साथ बोला। तभी दरवाजा एक झटके के साथ खुला और शनि बाहर आता है। धावित उसके पीछे चलता है। शनि आकर टेबल पे बैठ उसी टेबल पे रखे सिगरेट को उठा, होंठों से दबा लेता है और फोन उठा किसी को कॉल मिला देता है। वह फोन को स्पीकर पे कर सिगरेट जलाता है तो वही धावित उसे नासमझी से देखने लगता है। कॉल रिसीव होते ही शनि एक लंबी कस लेते हुए कहता है, प्लान रेडी है? उद्धरण, यस बॉस, हम तो यही हॉस्पिटल के पास खड़े हैं, लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। उद्धरण, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जब अगली कॉल करना तब खुशखबरी के साथ करना। उद्धरण, ओके बॉस। उद्धरण, हन गुड, अब चलो काम पे लग जाओ सब, अगर फेल हुए तो मैं तुम सबको फेल कर दूंगा। उद्धरण, इतना कहकर शनि काल काट देता है और सिगरेट पीने लगता है। तभी धावित एक कदम आगे बढ़कर उसके पास आ कहता है, क्या करना चाहता है तू, और ये हॉस्पिटल का क्या चलकर है? उद्धरण, शनि सिगरेट पीते हुए उसे दिखता है और फिर बिना किसी भाव के कहता है, तू ही चाहता था ना कि जो तुझे परेशान कर रहे हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए, तो मैं वही कर रहा हूँ, तू देखता है बस। इतना कहकर शनि उसके सामने ही अपने सारे कपड़े खोलने लगता है। धावित को कुछ समझ नहीं आया। तभी शनि कहता है, यहाँ क्या कर रहा है? चल ऑफिस निकल, तेरी वाली तेरे इंतजार में सुख रही होगी। ये कहते हुए शनि के चेहरे पे तंज भरा स्माइल था, जिसे धावित अच्छे से देख पाया था। को करना है कर ले बेटा, अभी तो मैं जा रहा हूँ, आज मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वरना तुझे पता कौन कितना सुख रहा है। उद्धरण, कुछ ही देर में धावित ऑफिस समय था। मीटिंग रूम में काफी लोग आ चुके थे और शिवा भी। धावित के आते ही सब उसे देख उसका वेलकम करते हैं। सूर्यांश आ ही रहा था, वह रास्ते में थे। बंटी के साथ वह डॉक्टर से बातें करने में लग गया था। उसके हॉस्पिटल से निकलते ही कुछ लोग हॉस्पिटल के अंदर भेष बदल कर घुस जाते हैं। इधर सूर्यांश ऑफिस आते ही मीटिंग रूम की तरफ बढ़ने लगता है। बढ़ते हुए उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह पॉकेट से फोन निकाल उसे साइलेंट करता है और एक गहरी सांस लेकर मीटिंग रूम के सामने खड़ा दरवाजे को देखता है और फिर दरवाजा खोल अंदर चला आता है। उसके आते ही मीटिंग स्टार्ट कर दी जाती है। तो वह हॉस्पिटल में वो लोग अब मोदित के वार्ड तक आ पहुंचे थे। उनके से एक जो शायद उन सब का लीडर था, वो कहता है, दो यही खड़ा रहेंगे और हम अंदर जाएंगे। इतना बोल वह अंदर चला आता है।
अंदर आते ही वह अपने निचले पैंट के जेब से गन निकाल सामने देखता है, जहां मोदित बेहोश था और उसके चेहरे पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। मोदित को देख उसके चेहरे पे एक सातिर मुस्कान तौर जाती है और वह गन मोदित के ऊपर पॉइंट कर देता है। उसने गन के सिरे में साइलेंसर लगा रखा था, जिसे चलाने के बाद उस गन से बिल्कुल भी आवाज नहीं आने वाली थी। CH-110 मौत। इधर सूर्यांश ऑफिस आते ही मीटिंग रूम की तरफ बढ़ने लगता है। बढ़ते हुए उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह पॉकेट से फोन निकाल उसे साइलेंट करता है और एक गहरी सांस लेकर मीटिंग रूम के सामने खड़ा दरवाजे को देखता है और फिर दरवाजा खोल अंदर चला आता है। उसके आते ही मीटिंग स्टार्ट कर दी जाती है। तो वह हॉस्पिटल में वो लोग अब मोदित के वार्ड तक आ पहुंचे थे। उनके से एक जो शायद उन सब का लीडर था, वह कहता है, दो यही खड़ा रहेंगे और हम अंदर जाएंगे। इतना बोल वह अंदर चला आता है। अंदर आते ही वह अपने निचले पैंट के जेब से गन निकाल सामने देखता है, जहां मोदित बेहोश था और उसके चेहरे पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। मोदित को देख उसके चेहरे पे एक सातिर मुस्कान तौर जाती है और वह गन मोदित के ऊपर पॉइंट कर देता है। उसने गन के सिरे में साइलेंसर लगा रखा था, जिसे चलाने के बाद उस गन से बिल्कुल भी आवाज नहीं आने वाली थी। हॉस्पिटल में वह आदमी गन पॉइंट किए हुए मोदित के पास आने लगता है, तभी अचानक से किसी की आवाज उसके कानों तक जाती है। आए साला तुम क्या कर रहा है? ये आवाज बंटी का था, जो कमरे के अंदर साले बाथरूम में फ्रेश होने चला गया था, लेकिन जब बाहर आया तो सामने का नजारा देख चौंक गया था। उसके दोस्त के माथे पे कोई अनजान गनताने खड़ा बस गोली चलाने ही वाला था। वह आदमी भी चौंक गया था अचानक से बंटी को अपने सामने देखकर, और उसने अब गन बंटी के ऊपर तान दिया था। वही रुक जाओ, वरना तुझे और तेरे दोस्त दोनों को गोली मार दूंगा, सामने खड़ा आदमी बोला। वह बंटी को अपने तरफ बढ़ता हुआ देख घबरा गया था। वह तो यहाँ बस मोदित को मारने आया था, पर यहाँ बंटी उसे दिख जाएगा, ये वह नहीं जानता था। साला तुम हमरे दोस्त को मारेगा और हम देखते रहेंगे, हमको क्या चू समझता है तुम? उद्धरण। बंटी कहते हुए ही अपने जेब से गन निकालने को हुआ, पर इतने में उस आदमी ने उसके हाथ पर गोली चला दिया। बंटी बच नहीं सका और गोली उसके हाथ को छू कर निकल गई। मैंने कहा ना, दूर हट, इस बार गोली तेरे हाथ पे नहीं तेरे भेजे में मारूंगा। अगर तूने इस बार कोई चालाकी करने की कोशिश की तो चल पीठ हट घुटनों के बल बैठ जा, वरना तेरा दोस्त तेरे आंखों के सामने ही मरेगा और तू देखता रह जाएगा। उद्धरण। जैसे ये सामने खड़े आदमी ने गुस्से और घबराहट में ये सब कहा, तो ये सब सुनकर बंटी एकदम से परेशान हो गया। उसके अपने दोस्त मोदित को बेड पे बेहोश देख अपना हाथ ऊपर कर दिया। हान, अब चल अच्छे बच्चे की तरह घुटनों के बल बैठ जा। बंटी को मजबूरन घुटनों के बल बैठना पड़ा, लेकिन उसकी नजर अपने दोस्त नहीं हट रहा था। इधर उस आदमी में अपना फोन निकाल कुछ किया और देखते ही देखते बाहर खड़े वो गुंडे अंदर चले आया। उनके आते ही उसने दोनों को बंटी को पकड़ने के लिए कहा और फिर वह खुद मोदित के पास आकर उसे देखते हुए एक सातिर मुस्कान ओढ़े उसके ऑक्सीजन मुखौटा मास्क को उसके मुंह से हटा दिया। उसके मास्क निकालते ही मोदित, जो कि बेहोश था, सो रहा था, वह चौंकते हुए उठा और तेज तेज सांसें लेने लगा। इधर बंटी ये सब देख गुस्से और दर्द में उभर आया। उसने दोनों गुंडों को दूर धकेल मोदित के पास जाने को हुआ, पर तभी उन दोनों गुंडों ने उसे पकड़ लिया और जमीन पे गिरा, उसे अपने नीचे मजबूती से दबा लिया। बंटी भले ही ताकतवर था, पर आज इन दोनों गुंडों के सामने खुद को लाचार महसूस कर रहा था। वह चिल्लाने लगा, उसे छोड़ देने को कहने लगा, लेकिन सामने खड़ा वह आदमी, जो कि मंद मंद मुस्कुराया जा रहा था, वह आदमी बंटी को देखता है और मुस्कुराते हुए उसके पास आकर घुटनों के बल बैठ उसे मोदित दिखाते हुए कहता है, देख सुकून से तेरा तड़प रहा है, धीरे धीरे वह ऐसे ही मार जाएगा। मोदित तेज तेज सांसें लिए जा रहा था, उसका सीना फूल रहा था, उसके हाथ पैर अकड़ने लगे थे और चेहरा लाल पड़ता जा रहा था। अब इसके मरते ही हमारा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन तू तेरा कुछ करना होगा। इतना कहकर वह कुछ सोचने लगता है, तभी उसे कुछ ध्यान में आता है और वह अपने आदमियों को कुछ इशारा करता है। इसके आदमी इशारा पाते ही बंटी को घुटनों के बल बैठा देते हैं और एक क्लोथिन से उसके चेहरे को ढक देते हैं। तभी उन गुंडों का बॉस वही एक टेबल लेकर बैठ जाता है और अपने गन को उल्टा कर बंटी के चेहरे पे दनादन मारने लगता है। हर एक वार के साथ बंटी मुंह से चीखे निकल रहा था। बंटी दर्द से तड़प रहा था और आदमी उसे लगातार मारे जा रहा था। बंटी के मुंह को जिस क्लोथिन से ढके हुए थे वो लोग, वह क्लोथिन अब खून से सन गया था। इधर मोदित के अब हाथ पैर चलना बंद हो गया था। कब का शायद बंटी को मारने के चक्कर में भूल ही गए थे कि वे लोग जिन्हें मारने आए थे वह कब का मर चुका है। बंटी दर्द में था। क्लोथिन को उन गुंडों के बॉस ने निकाला तो बंटी का चेहरा खराब हो चुका था, पूरा चेहरा खून से सना हुआ दिखाई दे रहा था। उस आदमी ने बंटी के कॉलर को पकड़ गुस्से में उसे देखते हुए उसके कान के पास जाकर कहा, तेरा दोस्त मर चुका है, मातम की तैयारी कर और हान, अगली बार से किसी से उलझने से पहले 100 बार सोच लेना। इतना कह उसने झटके से जब बंटी को छोड़ा तो बंटी बदहवाश सा स्लाइड खाकर गिर पड़ा। 2-4 बार उसने आंखों को झपकाया और फिर बेहोश हो गया। वो तीनों आदमी अपना काम खत्म कर वहां से निकल गए। आधे घंटे बाद सूर्यांश अभी अभी मीटिंग से निकला था, तभी उसका फोन घंघनाने लगा। वह फोन निकाल काम जैसे ही रिसीव का कुछ कहने को होता है। हेलो उद्धरण, सर आप जल्दी हॉस्पिटल चले आइए। दूसरी तरफ वाला आदमी कुछ कहा, जिसे सुनते ही सूर्यांश का फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। दिल जोरों से धड़कने लगा और आंखों में आंसू।
उसके पैर पहले तो लड़खड़ाए, फिर अपने आप ही तेजी से भागने लगे। वह दौड़ने लगा, उसने अपना सूट निकालकर फेंक दिया और रास्ते पर आकर पैदल ही हॉस्पिटल की तरह दौड़ लगा दिया। उसे इस वक्त कुछ भी सूझ नहीं रहा था। आसपास से गुजरती गाड़ियां, जिनसे वह बार बार टकराने से बच रहा था, उन्हें ड्राइव करते लोग इसे बदहवासी में भागता देख गलियां दिए जा रहे थे। अब सूर्यांश को मैं अलग रूप में आप सबके सामने लाने वाला हूँ। जैसे पहले उसने डॉली को छूने पर संतोष का हाथ उखाड़ दिया था, या फिर राम को किडनैप करने वाले के सीने में उसके सारी की सारी गोलियां गुस्से में उतार दिया था, उस समय सूर्यांश साइको दिखाई दे रहा था, कुछ वैसा ही अब सूर्यांश आपको दिखने को मिला था। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। रिबॉर्न ऑफ मनी माफिया की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।